उदाहरण उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को बहुत बार उसके बहुत सारे सेक्टर ऐसे होते हैं जहां पर उसने कार्य तो किया है, लेकिन डाटा अपलोड न करने के कारण हम लोग उसमें पीछे रहते हैं और एक हर एक क्षेत्र में देखने को मिलता है। और इसीलिए हम लोगों ने रिसर्च फेलो के रूप में आपको तैनात किया है। कोऑर्डिनेशन के साथ साथ वहां पर डाटा कलेक्शन करना, हर दिन की गतिविधियों को अपलोड करना, और फिर अभी हम लोग हर तीसरे महीने इसका मूल्यांकन कर रहे हैं। हर महीने नियोजन विभाग कर रहा है, हर तीसरे महीने मैं इसमें संवाद बनाने की कार्रवाई के साथ अपने को जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम इन सभी के साथ जुड़ करके संवाद बनाएंगे और इंडिकेटर्स को हम ध्यान में रख करके कार्य करेंगे कि वास्तव में किन विकास खंडों ने आकांक्षात्मक विकास खंडों के क्रम में अच्छा कार्य किया है और किस सेक्टर में उनकी प्रगति अच्छी है। हमें वे सभी पैरामीटर लेने होंगे जो आपको ट्रेनिंग के दौरान यहां बताए गए हैं, जिन पर कार्य करते हुए हम उसे जो स्टेट एवरेज है उस स्टेट एवरेज के क्रम में आगे बढ़ाने में योगदान दे सके। और उत्तर प्रदेश राज्य में सभी संभावनाएं मौजूद हैं, इसको हम बहुत आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं। थोड़ा प्रयास करने की आवश्यकता है, संवाद बनाने की आवश्यकता है। हमें वहां पर जब हम लोग जाते हैं फील्ड में कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखना होगा। एक, हमें अपने आप को बहुत सामान्य रूप से कोऑर्डिनेशन के रूप में ऐसे प्रस्तुत करना है कि किसी का ईगो वहां पर आड़े ना आने पाए, क्योंकि बहुत बार होता है बहुत सारे अधिकारी, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस बात को बुरा मान रहे होंगे, तो वहां पर भले ही ये चीजें उस समय आपको ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि हम सहयोग कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि उसके बाद कुछ अन्य बाधाएं खड़ी हो। आपको वहां पर उनके साथ बेहतर संवाद बना करके अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है और हर एक समस्या का समाधान का रास्ता अपने आप निकलता हुआ दिखाई देगा। हमने जो डैशबोर्ड बनाया है, हमारे सामने जो परिणाम आए हैं, मैं उसमें प्रदेश के जो 100 जो हमारे विकास खंड हैं उनमें से कुछ पर अच्छा कार्य हुआ है। जैसे जो प्रगति हुई है अप्रैल 2022 से लेकर के और नवंबर 2022 के बीच में, इन 8 महीनों के दौरान जो चीजें देखने को मिली है, इसमें खास तौर पर जो हम लोगों ने देखा है कि 75 जो हम लोगों ने इन क्षेत्रों में जो कार्य किया था, जो 100 हमारे विकास खंड है, इनमें जो अब तक मेरे सामने आए हैं, उसमें खास तौर पर मैंने जो अब तक यहां अनुभव किया है और जो मेरे सामने अब तक जो बातें सामने आई हैं कि अप्रैल 22 से लेकर के नवंबर के बीच में जो सकारात्मक परिवर्तन उन विकास खंडों में देखने को मिले हैं, खासतौर पर आयुष्मान भारत का कार्ड। आप देखते होंगे यद्यपि हमारी सरकारी हॉस्पिटल्स में फ्री में उपचार की व्यवस्था है, रजिस्ट्रेशन भी फ्री में होता है, लेकिन बहुत बार होता है सरकारी हॉस्पिटल में व्यवस्था नहीं है, उसके पास आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं है, वह व्यक्ति उपचार होने से वंचित रह जाता है, भटकता है। हमने हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक आरोग्य मेला हर सप्ताह रविवार के दिन हमारा लगता है, उसमें भी व्यवस्था दी है कि गोल्डन कार्ड केंद्र और प्रदेश सरकार से जुड़ी हुई स्वास्थ्य से संबंधित, पोषण से संबंधित इन सभी योजनाओं का न केवल वहां पे प्रचार प्रसार हो, बल्कि जो कार्रवाई होनी है वहां पर करें भी। किसी का कार्ड बनना है, किसी को वहां पर मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत टीकाकरण से आच्छादित करना है, अन्य तमाम जो गतिविधियां होती हैं,
ट्यूबरक्लोसिस के उन्मूलन के लिए जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसके बारे में भी जागरूकता के साथ साथ वहां पर उन्हें इससे अवगत कराना, उन्हें किट उपलब्ध करवाना, इन सभी कार्यक्रमों को उसके साथ जोड़ करके किया जाता। हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आरोग्य मेले लगते भी हैं। लेकिन उस सब के बावजूद विगत 8 महीने के अंदर जो 100 विकास खंड हैं जिनमें आयुष्मान भारत के जो कार्ड थे राज्य औसत से सभी पीछे थे, और नवंबर 2022 की जो रैंकिंग आई है उसमें अब मात्र 23 विकास खंड ऐसे हैं, 100 में से घट करके मात्र 23 विकास खंड ऐसे हैं जो आयुष्मान भारत स्टेट एवरेज से, जहां पर आज वे कम है, शेष स्टेट एवरेज के बराबर आ गए हैं। और मुझे लगता है कि अगर इसमें आप भी थोड़ा ध्यान देंगे अपने विकास खंड के अंदर, इसके पूरा डाटा सीएमओ के यहाँ होंगे, बीडीओ के यहाँ होंगे, उनसे लेकर के थोड़ा आप भी प्रयास करेंगे तो आने वाले 3-4 यानी इस वित्तीय वर्ष के अंत तक हम लोग आयुष्मान भारत में स्टेट एवरेज के बराबर उन सभी विकास खंडों को ला सकते हैं जो विकास खंड अभी इससे पीछे छूटे हुए हैं। ऐसे ही प्राथमिक विद्यालयों में पेयजल की सुविधा, पहले 28 विकास खंड हमारे ऐसे थे जो राज्य औसत से पीछे चल रहे थे, लेकिन विगत 8 महीने के अंदर जो प्रयास प्रारंभ हुए, आज मात्र 2 विकास खंड ऐसे हैं जहां पर जो स्टेट एवरेज से पीछे हैं, शेष स्टेट एवरेज के बराबर वे सभी आ चुके हैं। ऐसे ही गौआश्रय स्थल में पहले हमारे 9 विकास खंड ऐसे थे जो स्टेट एवरेज से पीछे चल रहे थे। गो संरक्षण के कार्यक्रम को लेकर के, उनके आश्रय स्थल को लेकर के, या जो तमाम 3 प्रकार की जो योजनाएं हमारी इस संबंध में चलती है, उन सब का लाभ लोग भी नहीं ले पा रहे थे, किसान भी नहीं ले पा रहा था, कुपोषित परिवार भी नहीं ले पा रहा था, और निराश्रित गोवंश किसानों की फसलों को नुकसान कराने का कार्य करते थे। 9 विकास खंडों में बराबर बहुत शिकायतें आती थी। आज मात्र 1 विकास खंड से इस प्रकार की शिकायतें हैं, और बाकी अन्य विकास खंडों में जो प्रयास हुए हैं वहां पे सहभागिता योजना के अंतर्गत वहां पे निराश्रित गौ आश्रय स्थलों पर ले जाने की कार्रवाई, या निराश्रित गौ आश्रय स्थल से एक ब्याई हुई गाय कुपोषित परिवारों को उपलब्ध करवाने और उन्हें प्रतिमाह 900 रुपये हम लोग यहां से पशुपालन विभाग की ओर से उसका सत्यापन कराने के उपरांत उन्हें उपलब्ध कराते हैं। इसमें अब मात्र 1 विकास खंड है, हमारे स्तर पर प्रयास करके उस विकास खंड में को भी हम स्टेट एवरेज के बराबर ला सकते हैं। ऐसे बैंकिंग सखी के ग्राम पंचायतों में, एक ग्राम पंचायत में बैंकिंग सखी की तैनाती है। ग्राम सचिवालय उस ग्राम पंचायत की स्वावलंबन का आधार बन सकता है, और हमारे अधिकतर ग्राम पंचायतों में ग्राम सचिवालय का निर्माण हो चुका है। ग्राम सचिवालय बहुत अच्छे बने हुए हैं, कभी आप जाके देखे होंगे, लगभग 4-5 कमरे उसमें बने हुए हैं। उस ग्राम सचिवालय में ग्राम पंचायत से जुड़ी हुई रूटीन की गतिविधियों के साथ ही बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी को बैठने की व्यवस्था भी है, रोजगार सेवक को भी बैठने की, कंप्यूटर सहायक को भी बैठने की वहां पे व्यवस्था है, और साथ साथ हम लोग मिशन शक्ति के अंतर्गत बीट पुलिस अधिकारी को भी वहां पर बैठने की व्यवस्था, और सप्ताह में कम से कम एक बार उसका विजिट उस ग्राम पंचायत में होगी। सुरक्षा से साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं के साथ लोगों को अवगत कराने के एक बड़े कार्यक्रम को हम लोग उस ग्राम सचिवालय का केंद्र बनाना चाहते हैं। बहुत सारी ग्राम पंचायतों ने अपने यहाँ आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र की कार्रवाई को भी ऑनलाइन वहां पे बनाना शुरू किया है। उससे उनकी अतिरिक्त आय भी हुई है, लेकिन लोगों को सुविधा हुई है। ऐसे बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी ने गांव के सभी प्रकार के लेन देन के कार्य को बैंक तक जाने की बजाय ग्राम सचिवालय में ही ये सुविधा गांव के लोगों को, बुजुर्गों को, निराश्रित लोगों को उपलब्ध होने लग गई है। हम लोग अगर जाके देखेंगे तो इन सभी सुविधाओं से अधिक लोगों को जोड़ सकते हैं। तो इसमें
मार्च 2022 में, जहां हमारे पास 99 विकास खंड स्टेट एवरेज से पीछे थे। यानी ये सभी विकास खंड ऐसे एस्पिरेशनल नहीं थे। 99 ऐसे विकास खंड थे जो पीसी सखी की तैनाती, उनकी कार्यप्रणाली को लेकर के पीछे थे। लेकिन जब इस पर कार्य प्रारंभ हुआ, आज मात्र 13 विकास खंड ऐसे हैं जो वीसी सखी के द्वारा वहां पर जो कार्य पद्धति उनकी वहां पर चली है, वह आज मात्र 13 विकास खंड हैं जो स्टेट एवरेज से भी पीछे हैं। और मुझे लगता है कि ये जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, इसमें आपकी एक बड़ी भूमिका हो सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में कितने ऐसे बच्चे हैं, गांव में गए, गांव में पूछने कितने ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ड्रॉप आउट रेट क्या है यहां पे गांव में, हम उसकी जानकारी भी ले सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, खासतौर पर बालिकाएं ऐसी होती हैं, जबकि हम बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में तो आप देखते होंगे कि सारी सुविधाएं हम फ्री में उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं। बैग भी दे रहे हैं, बुक्स भी दे रहे हैं, यूनिफॉर्म भी दे रहे हैं, स्वेटर भी दे रहे हैं, सॉक्स भी दे रहे हैं, शूज भी उपलब्ध करा रहे हैं। मिड डे मील भी मिलता है। विद्यालयों के ही परिसर में आंगनबाड़ी केंद्र भी संचालित हो रहा है। एएनएम, आंगनबाड़ी और आशा वर्कर ने कोविड महामारी के दौरान कितना अच्छा कार्य किया था, घर घर स्क्रीनिंग में बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। उस ताकत को विपत्ति के समय हम लोगों ने समझा है, लेकिन कोऑर्डिनेशन करने का कार्य जब भी हम अपने स्तर पर वहां पर करेंगे तो उन सभी बच्चों को प्रेरित कर सकते हैं, स्कूल जाने के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। ऑपरेशन कायाकल्प के बारे में, निपुण भारत योजना के माध्यम से इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में हम एक बड़ा योगदान दे सकते हैं। हम उनको देखें, उन लोगों से बातचीत करें, जो उससे संबंधित लोग हैं उनके साथ बहुत पोलाइटली एक संवाद बना करके इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना, फिर से अपलोड करना, और जो सही हो वही अपलोड भी करना चाहिए। अगर हम गलत डाटा अपलोड करते हैं तो ये व्यवस्था के साथ एक धोखा है। ऐसे अलग अलग सेक्टर में, शिक्षा के क्षेत्र में, हेल्थ में, मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत जो जिन लोगों को टीकाकरण की कार्रवाई होनी, क्या हो रहा है, मातृवंदना योजना की हमारी प्रोग्रेस क्या है, संस्थागत प्रसव की स्थिति क्या है, कुमारी कन्याओं में एनीमिया की स्थिति क्या है। बहुत सारी चीजों को हम मातृ मृत्यु दर को, शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित कर सकते हैं। थोड़ा सा प्रयास पोषण मिशन के साथ उन्हें जोड़ देना। योजनाएं हैं लेकिन योजनाओं के बारे में जानकारी का अभाव है, और उसी पे आपको सहयोग करना है, और जो लोग उसके लिए तैनात हैं उनको उसके साथ जोड़ देना है। कौशल विकास के लिए भी आप अपने उस विकास खंड में अच्छा काम कर सकते हैं। कौशल विकास से संबंधित केंद्रों को आज के समय में, जैसे हम लोग जल जीवन मिशन के अंतर्गत, आप लोग भी उनको बता सकते हैं भाई उस विकास खंड की आवश्यकता क्या, उस प्रकार के ट्रेड को क्यों नहीं चला रहे। खासतौर पर जल जीवन मिशन में हर घर नल देना है। अब नल हर घर में लग गए, लेकिन अगर नल कहीं टूट गया, कहीं लीक हो गया, तो जिले से तो कोई व्यक्ति नहीं आएगा, उस गांव में कोई प्लम्बर भी तो होगा नहीं है। क्या हमने कौशल विकास मिशन के अंतर्गत प्लम्बरिंग को स्किल डेवलपमेंट के साथ जोड़कर के उसकी ट्रेनिंग के कोई कार्यक्रम, उस प्रकार की ट्रेड वहां प्रारंभ करवाए। आज किसान की आवश्यकता आज है क्या, बहुत सारी जगह आप देखते होंगे कि हम लोग खेती में मजदूर नहीं मिल रहे, और बहुत सारी जगह मैं देख रहा हूं कि किसान इस बारे में बहुत जागरूक भी हो रहा है। छोटे छोटे कार्यक्रमों से, ड्रोन ट्रेनिंग के भी कार्यक्रम लोग अपने हाथ से संचालित कर सकते हैं। मैं बहुत सारी जगह गया हूं, मैंने देखा बहुत सारे प्रगतिशील किसान हैं जो ड्रोन का उपयोग करके अपने खेतों में पेस्टिसाइड का छिड़काव कर रहे थे। और जिस कार्य को एक व्यक्ति पूरा दिन भर जितने एरिया को लगता है, उतने एरिया को ड्रोन के द्वारा मात्र कुछ ही मिनटों के अंदर छिड़काव करके उस कार्रवाई को पूरा भी कर दिया जाता है। सवाल यह है उस टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने की कार्रवाई स्किल डेवलपमेंट सेंटर में हम इन कार्यक्रमों के साथ जोड़ सकते हैं। कृषि से संबंधित कार्यों के लिए विकास खंड या उस जनपद में कोई कृषि विज्ञान केंद्र होगा, वहां के वैज्ञानिकों को आप वहां के किसानों के साथ जोड़ के गोष्ठी के माध्यम से आधुनिक कृषि के तकनीक के साथ ही
अच्छे बीजों का चयन करना और समय पे खेती की बुआई करना, इसका भी पैदावार पे असर पड़ता है। और इसमें सबसे अच्छा जो कार्य इस समय आया है, लागत को कम करना है, अच्छा उत्पादन करना है। तो हम लोगों ने इस दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नेचुरल फार्मिंग मिशन को भी इस समय लिया है और उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय गंगा के तटवर्ती 27 जनपद और बुंदेलखंड के सभी जनपदों को हमने इसमें लिया है। अन्य जनपद भी इसके साथ जुड़ सकते हैं। ये तो लागत को कम कर रहा है। उत्पादन, लागत कम होगी, उत्पादन अगर उतना ही भी रहता है तो भी तो किसान को प्रति एकड़ 12 से 15 हजार रुपए की अतिरिक्त आमदनी हो सकती है। अतिरिक्त आमदनी है ये, हमें उससे अवगत कराना पड़ेगा। इसके ट्रेनिंग के कार्यक्रम चले हैं। लगभग 1,62,000 से अधिक किसान अब तक इससे प्रशिक्षित हुए हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चले हैं। अगर हम इसके बारे में बताएंगे, बागवानी के बारे में बताएंगे, सब्जी उत्पादन और 100 फसली के बारे में बताएंगे, उन कृषि वैज्ञानिकों की गोष्ठी उनके साथ करवा करके, प्रशासन और कृषि विभाग के साथ करवा करके, क्योंकि बहुत सारे विभाग तो ऐसे होते हैं जो अपने आप को समाज और व्यवस्था से निरपेक्ष मान करके केवल अपने तक सीमित रहते हैं। उन्हें समाज के सापेक्ष बनाना है, समाज से निरपेक्ष नहीं करना है। और उस व्यवस्था के साथ आप जोड़ सकते हैं। जिन लोगों ने स्किल डेवलपमेंट में अपनी ट्रेनिंग पूरी कर ली है, बैंकों के साथ बैठक करके कि भाई इनका सीडी रेशो क्या है, पैसा कितना जमा हो रहा है, और यहां लोन कितने लोगों को मिल रहा है, यहां के उद्यमी, यहां के व्यापारी, यहां का कोई बेरोजगार नौजवान अपना कोई कारोबार करने के लिए बैंक से लोन लेना चाहता है, औपचारिकताओं को पूर्ण करवाइए, कैंप लगवाइए विकास खंड में। हर विकास खंड में एक एक कैंप लगे। राज्य शासन से भी हम यहां व्यवस्था करने जा रहे हैं, रोजगार का सृजन हो, और आप देखेंगे अपने आप ही वो सीडी रेशो वहां का अपना बदलता हुआ दिखाई देगा। एक प्रयास प्रारंभ हो, सामूहिक प्रयास, लेकिन जो भी डाटा हो वह सही अपलोड किए जाए। और फिर इसी आधार पर मैंने कहा है कि जब आपकी कार्य पद्धति के बाद 2 वर्ष 3 वर्ष के बाद जब आपके कार्यों का मूल्यांकन पूरी तरह होगा, मैंने तो आपसे पहले दिन से कहा था कि आप लोग इस पे कार्य करिए। इसके बाद आपकी रैंकिंग हम उसी आधार पर तय भी करेंगे। एक इस विकास खंड की रैंकिंग नहीं तय होनी है, आपकी भी रैंकिंग तय होनी है। और उसमें फिर सरकारी सेवा में जो आना चाहेगा उसमें एज में रिलैक्सेशन, और उसको हम वेटेज भी देंगे कि इन्होंने फील्ड में रह करके, इतने दिन रह करके काम किया है। और परिणाम तभी आएंगे जब आप अपने विकास खंड मुख्यालय को केंद्र बना करके, भले ही वह आपके जनपद के बगल का हो, आप वहां से बाइक से आ जा सकते हैं, लेकिन वो प्रभाव नहीं होगा जो वहां रहने से होगा, जो कैंप करने से होगा। और कहीं आपको जाना भी है, जैसे आपको लखनऊ बुलाया गया, यद्यपि मैं इस बात का बहुत पक्षधर नहीं हूं कि फील्ड में तैनात लोगों को हम रोज रोज लखनऊ बुलाएं, या जिले में आप रोज रोज जाए, कोई आवश्यकता नहीं। आप सीधे उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, टेलीफोनिक उससे आप बातचीत करके उनको अवगत कराइए। और जब भी कहीं जाना हो, ब्लॉक से बाहर जा रहे हैं, वीडियो से आप बात कर लीजिए। यहाँ पे हम लोगों ने सभी विकास खंडों में व्यवस्था की है कि बीडीओ और अन्य सभी प्रकार के जो भी पैरामीटर बनाए गए उससे संबंधित सभी प्रकार के कर्मचारी और अधिकारियों की तैनाती हो जाए। और ये विभागों ने अपने स्तर पर कार्य भी प्रारंभ किया। फिर भी आपको कहीं लगता है, आपको जिलाधिकारी को और संबंधित विभाग के अधिकारी को अवगत कराना चाहिए, और नियोजन विभाग को भी अवगत कराना चाहिए कि इस विभाग में ये समस्या आ रही, इसको कार्य को गति देने में इस प्रकार की कठिनाई है। आप प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि 3 वर्ष के अंदर आप उस विकास खंड को सामान्य विकास खंड की तर्ज पर आगे, और मेरा तो मानना है कि स्टेट एवरेज से भी आपका विकास खंड अच्छा आना चाहिए, क्योंकि अन्य जनपदों में आपकी तरह कोऑर्डिनेशन करने वाला, अन्य विकास खंडों में कोऑर्डिनेशन वाला करने वाला नहीं है अभी। लेकिन आपसे प्रेरणा लेकर के वे लोग भी आगे बढ़ सकते हैं, और जितना पोटेंशियल यूपी में है उस पोटेंशियल को थोड़ा भी हम पुशअप कर दें तो उसके बहुत अच्छे परिणाम आ सकते हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि बहुत कम समय अभी आपको मिला है। यद्यपि हमने अप्रैल में ही ये कार्य प्रारंभ कर दिया था, लेकिन रिसर्च फेलो की तैनाती अभी कुछ दिन पूर्व हुई है। 21 अक्टूबर को ही हम लोगों ने नियुक्त पत्र और टैबलेट उन्हें उपलब्ध करवाए हैं, और एक कार्य आपने वहां प्रारंभ किया, विजिट करना प्रारंभ कर दिया है। लेकिन इन सभी पैरामीटर्स को ध्यान में रख करके अगर आप वहां पर एक सिस्टम के साथ जुड़ करके कार्य कर लेंगे
और बेहतर कोऑर्डिनेशन कर लेंगे, इसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। आज आप यहां पर आए हैं और आपके साथ संवाद के इस विशेष कार्यक्रम में यहां पर स्वयं नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री परमेश्वरन अय्यर जी और उनकी टीम भी यहां पर आई है। मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस चीज को अप्रिशिएट किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसको बहुत सकारात्मक ढंग से लेकर के और उसके लिए उन्होंने स्वयं भी प्रसन्नता व्यक्त की है कि अगर हमारे यंग फेलोज इस तरीके से आगे आकर के फील्ड में कार्य करने को तैयार हैं तो इसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। और मुझे लगता है कि जिन 8-10 लोगों ने अपनी बात यहां पर रखी है वह एक बहुत अच्छी सकारात्मक पहल को प्रदर्शित करता है और मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि इसके अच्छे परिणाम भी आएंगे। आप सभी अपने उस पर प्रभावी ढंग से कार्य करेंगे, इस विश्वास के साथ मैं आप सबको एक बार फिर से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके जो आशीर्वचन से